चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी फंक्शन से। तो एंट्रोपी क्या करता है, मेजर करता है डिसऑर्डर को, रैंडमनेस को। तो डिसऑर्डर क्या है, रैंडमनेस क्या है, उसको आप ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में आज 100 बच्चे बैठे हैं, अचानक से वो 200 हो गए, तो भीड़ भाड़ बढ़ी या घटी? भीड़ भाड़ बढ़ी, तो यानी कि एंट्रोपी बढ़ी। बात क्लियर? अच्छा, मान लीजिए मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, वो अब 50 हो गए, तो भीड़ भाड़ घटी या बढ़ी? तो भीड़ भाड़ घटी, तो इसका मतलब है एंट्रोपी घटी। तो बात क्लियर? तो एंट्रोपी का मतलब आप समझ गए हैं कि ये डिसऑर्डर और रैंडमनेस को मेजर करता है। अगर भीड़ भाड़ घटेगी तो एंट्रोपी घटेगी, और भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं इस जगह पर, ध्यान समझेंगे आप, इस जगह पर अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास S+3F2 यानी 4 मॉलिक्यूल हो गए और कन्वर्ट हो गया 1 मॉलिक्यूल में, तो ये 4 मॉलिक्यूल 1 में कन्वर्ट हो गया। यानी कि सपोज करो कि मेरे बैच में 40 बच्चे थे और आज बारिश के कारण सिर्फ 10 आए, तो यानी कि भीड़ भाड़ घटी या बढ़ी? तो घट गई, तो एंट्रोपी घट गई। तो यानी कि एंट्रोपी घट गई, इसको एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंट्रोपी घटी। एंट्रोपी घटने का मतलब है डेल्टा एस नेगेटिव। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि CH3 CH2 Cl और ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो ये एक मॉलिक्यूल 2 में कन्वर्ट हो गया, ये एक मॉलिक्यूल 2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एंट्रोपी बढ़ी। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है डेल्टा एस बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। तो एंट्रोपी के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, एंट्रोपी का फॉर्मूला भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है ना, चेंज इन एंट्रोपी का होता है Q+T या फिर डेल्टा H/T। इसे मैं आपको समझा दूंगा, इसे आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी। फॉर्मूले से पहले आप एक छोटी सी चीज समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें पानी पड़ा हुआ है, ऐसे करके ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, और अचानक से लिक्विड जो है मैंने इसको हीट दी और ये गैस में कन्वर्ट हो गया। मॉलिक्यूल इसमें ऐसे घूम रहे हैं। जब मॉलिक्यूल इसमें ऐसे घूम रहे हैं तो आप एक बात अच्छे से जानते हैं, मुझे छोटी सी बात बताइए, जब मॉलिक्यूल इसमें इस तरीके से घूम रहे हैं तो मुझे बताओ इसमें भीड़ भाड़ बढ़ी या घटी? तो भाई जैसी बात है, पहले वो फर्श पे चिपके हुए थे, अब वो क्या है, रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो लिक्विड से गैस बना तो एंट्रोपी बढ़ी। बढ़ने का मतलब है डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। तो मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूं कि लिक्विड से ज्यादा गैस की एंट्रोपी है और लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से। तो इस तरफ जाने पर एंट्रोपी बढ़ेगी, बात क्लियर, और इस तरफ आने पर एंट्रोपी घटेगी। डन। तो मैंने आपके सामने एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा एस इक्वल्स में Q/T या डेल्टा H/T। ऐसा क्यों लिखा है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं, आपको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सपोज कीजिए मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं, उसको आपको ध्यान से सुनना है। वो कहानी ये है कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक वाटर है, ठीक, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर है। यहां पर मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है। वाटर क्या वो गैस ही होगा? ये 125 डिग्री सेल्सियस पर है। मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों को दिया, और मान लो ये 25 से इसका टेम्परेचर 125 हो गया, यानी कि ये गैस बन गया, ठीक, और इसका टेम्परेचर 125 से 225 हो गया, यानी कि ये गैस था पहले, अब भी गैस है, मगर ये क्या है, अब इसकी मोशन तेज हो गई। बात क्लियर? तो अब ध्यान समझो, ये लिक्विड से गैस बन गया और ये गैस से गैस ही रहा, बस इसकी मॉलिक्यूल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो अब मुझे एक बात बताओ, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी ए में ज्यादा आया बी में? तो चेंज इन एंट्रोपी ए में ज्यादा आया। बात क्लियर? तो मैं ये बता रहा हूं कि 25 था, ये 125 था, ये लिक्विड था, ये गैस था, तो लोअर टेम्परेचर पर सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा आता है एज कंपेयर टू हायर टेम्परेचर। तो मैं बता रहा हूं लोअर टेम्परेचर मतलब T नीचे, तो लोअर टेम्परेचर पर सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा आता है एज कंपेयर टू हायर टेम्परेचर। तो इसका फॉर्मूला Q/T, और Q को आप जानते हैं अपन लोग डेल्टा H कहते हैं। बात क्लियर? अच्छा जी, तो इतना होने के बाद आप लोग आगे ध्यान से समझेंगे। तो ये एंट्रोपी के बारे में मैंने बता दिया, जब भी डिसऑर्डर की बात होगी तो एंट्रोपी की बात होगी, आपको ये बात ध्यान रखनी है। बात क्लियर? इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, उसे भी आपको समझना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले एक होता है कि एंट्रोपी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एंट्रोपी मतलब जो रैंडमनेस को मेजर करेगी और क्या नाम आपका डिसऑर्डर को मेजर करेगी, वो एंट्रोपी होगी। अब इसके बाद मैं आपके पास आ जाता हूं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे 2 तरह की रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है बता देता हूँ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो है कि जिसे स्टार्ट आपको करना पड़ेगा लेकिन वो हो अपने आप जाएगी, जिसको स्टार्ट आपको करना पड़ेगा और वो हो अपने आप जाएगी, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। बात क्लियर? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसे मैंने स्टार्ट करा लेकिन वो कंप्लीट अपने आप हो जाएगी। जैसे जंगल में मैंने आग लगाई, तो आग मैंने लगाई, स्टार्ट मैंने खुद किया, कंप्लीट जंगल खुद अपने आप जल जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कहेंगे। जैसे कंबशन हो गया, या फिर सपोज करो मैंने पानी ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट करा, तो टंकी चला दी मैंने, तो टंकी बस चलाई, स्टार्ट मैंने करी, पूरी टंकी अपने आप खाली हो जाएगी। तो स्टार्ट करने के बाद जो रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा वो स्पॉन्टेनियस, जिसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। आपने स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो आपको लगातार एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। बात क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मेरी बात समझे, जैसे पानी को मुझे नीचे से ऊपर पहुंचाना है, तो मैं क्या करूँगा? मोटर चलाऊंगा। जब तक मैं मोटर से एक्सटर्नल फोर्स देता रहूंगा तब तक पानी ऊपर जाता रहेगा। अगर मैं मोटर बंद कर दूंगा तो पानी ऊपर जाना बंद कर देगा। यानी कि यहाँ सिंपल सीधी बात क्या है कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहेंगे तब तक रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसे स्टार्ट करने के बाद वो अपने आप हो जाए, अपने आप खत्म हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस लगातार एक्सटर्नल फोर्स के साथ ही रिएक्शन चलेगी। बात क्लियर? अब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का कॉज ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप क्यों होती है। देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है कि जिसे स्टार्ट आपने कर दिया, लेकिन खत्म वो अपने आप होगी। जैसे मान लो मैं मार्कर को यहाँ से छोड़ूं, तो ये मार्कर अपने आप नीचे जाएगा। तो अपने आप नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो पहला कॉज है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो यानी कि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने पे कंप्लीट अपने आप जो होगी उसे स्पॉन्टेनियस कहेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहता है? डिक्रीज करना चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है। बात क्लियर? और अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है। तो पहला कारण, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी, तो फिर आप समझ जाइएगा कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। दूसरा, इंक्रीज इन रैंडमनेस। इंक्रीज इन रैंडमनेस का मतलब है एंट्रोपी का बढ़ना। लेकिन यार ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलेंगे जहां पर रिएक्शन की रैंडमनेस बढ़ रही होगी। देखो रैंडमनेस जो होता है ना, डिसऑर्डर, वो अपने आप जल्दी से बढ़ना चाहता है। कैसे? जैसे एक बुक सेफ में किताबें लगी हुई हैं, मैंने वो सेफ नीचे गिरा दी, तो अब क्या है बोलो? डिसऑर्डर अपने आप हो गया, बुक नीचे गिर गई, लेकिन वापस उनको उन्हीं जगह पर एग्जैक्ट पोजीशन पे जहां पर वो थी लगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमें याद ही नहीं होगा। तो सिस्टम ऑर्डर से डिसऑर्डर बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन डिसऑर्डर से वापस ऑर्डर में जाना इतना आसान नहीं होता। बात क्लियर? तो सिस्टम क्या है, अगर सिस्टम, ध्यान समझेंगे, अगर सिस्टम अपनी एंट्रोपी बढ़ाएगा, डिसऑर्डर बढ़ाएगा, तो समझ जाना स्पॉन्टेनियस है। बात क्लियर? सिस्टम क्या है, सॉरी, अगर प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी तो आप समझ जाना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और अगर नहीं बढ़ेगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब मेरी बात को आप ध्यान समझेंगे इस तरह से, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने बोला रैंडमनेस इंक्रीज, तो अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे मान लो मैं कहता हूँ जंगल का जलना, मैंने वहां पे आग लगाई, स्टार्ट मैंने खुद करी, जंगल पूरा जल गया, तो इसका मतलब है कि जरूर वहां पर ना एंट्रोपी बढ़ रही होगी, रैंडमनेस बढ़ रही होगी। लेकिन रैंडमनेस सिस्टम की नहीं, रैंडमनेस जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे किसकी? पूरे सिस्टम, पूरे प्रोसेस की। यानी कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दोनों की, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। ये दोनों की दोनों बढ़नी चाहिए। बढ़ने का मतलब आप समझिए, इसका मतलब है मैंने डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग को मैं डेल्टा एस टोटल लिख रहा हूं, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि आप ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं H2O सॉलिड से लिक्विड, तो 25 डिग्री सेल्सियस हम काम कर रहे हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखी है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस H2O सॉलिड से मैं लिक्विड ले रहा हूं, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि सॉलिड से ज्यादा लिक्विड की एंट्रोपी होती है, मैंने बताया। तो ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर आइस लूंगा तो अपने आप वो लिक्विड बन जाएगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस में H2O सॉलिड से लिक्विड अपने आप बन जाएगा, तो एंट्रोपी बढ़ रही है और साथ ही स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन क्या है? सॉलिड है,
तो 25 डिग्री सेल्सियस में आयरन सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा। यानी कि अगर मैं आयरन की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसमें भी एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन यहां पर दोनों में एंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि यहां पर हम सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी देख रहे हैं और सिस्टम की एंट्रोपी से हम नहीं बता सकते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। हमें सराउंडिंग की भी एंट्रोपी चाहिए। ये कंसेप्ट की लिमिटेशन है कि विदाउट सराउंडिंग की एंट्रोपी देखें, सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी देखकर हम लोग ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर रिएक्शन मुझे स्टार्ट करनी है, खत्म वो अपने आप हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी भी चाहिएगी। यानी कि हमें जो देखना होगा वो डेल्टा एस टोटल देखना पड़ेगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस टोटल अगर बढ़ेगा, पॉजिटिव आएगा, तब हम स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी देखकर मैं ये नहीं बता सकता कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नहीं बता सकते। तो ओनली सिस्टम नहीं, सराउंडिंग, ठीक है ना, सराउंडिंग भी मेन है। अच्छा, इसके साथ आप लोग यहाँ पर एक बात मेरी और सुनेंगे ध्यान से, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ फटाफट। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस जगह पर तो बहुत ही आसान आपके लिए रहेगा। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। अच्छा, ये कंसेप्ट कहां से आया भाई? ये तो हमें पहले से पता था कि कोई भी रिएक्शन अपने आप तभी होती है जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। तो ये तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन ये कंसेप्ट हम कहां से पकड़ लाए कि भाई डिसऑर्डर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा तो काम अपने आप होता चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम कहां से पकड़ लाए? तो ये कंसेप्ट हम पकड़ लाए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आपने पहले भी सुना होगा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। तो एक्सपैंड होने का मतलब क्या है? आपने सुना भी होगा, डिस्कवरी वगैरह में देखते भी है कि यूनिवर्स जो होता है हमारा एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स एक्सपैंड करने का मतलब है कि हमारे जो यूनिवर्स एक्सपैंड का मतलब क्या है कि हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है। आपने सुना होगा। तो हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो हमारा यूनिवर्स अपने आप एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपैंड का मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। यानी कि सिंपल सीधी बात है कि यूनिवर्स अपने आप एक्सपैंड कर रहा है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम लोग। तो सिंपल सीधी बात है, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो यानी कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है, और ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, तो यानी कि स्पॉन्टेनियस है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान समझेंगे, यूनिवर्स है क्या, पहले ध्यान समझिए। मैंने बताया एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी कि एस यूनिवर्स एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। अब मैं आपको बताता हूं एक बात। तो मैंने यहां पर एक चीज लिखी, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, हमेशा बढ़ रहा है। तो अब एक बात आप ध्यान समझेंगे, यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हम बाउंड्री नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो ये बोर्ड सिस्टम हो गया, इस बोर्ड के अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी सराउंडिंग में आ गई। लेकिन यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी बाउंड्री हम नहीं खींच सकते। यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके परे कुछ नहीं है। यानी कि यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों उसी के अंदर है। बात क्लियर? तो डेल्टा एस यूनिवर्स को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस सब सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जो कि क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग को मैं डेल्टा एस टोटल भी लिख सकता हूं। बात क्लियर? और डेल्टा एस टोटल को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या, मैं बता देता हूं आपको। दरअसल आपको बताऊं कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस आप सुन रहे हैं वो एक आइडियल कंडीशन है। दरअसल रिवर्सिबल कुछ भी नहीं है। यानी कि आपने जो सुना था यहां पर कि मान लीजिए एक पिस्टन है और इसको मैं 10 पार्टिकल से नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं एक एक 10 पार्टिकल डालूंगा तो नीचे पता नहीं कब आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर ये मास लेस है तो इनफाइनाइट स्टेप और इनफाइनाइट टाइम में आएगा। पर रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट स्टेप। तो होता क्या है कि यूनिवर्स के अंदर अगर मैं मास लेस पार्टिकल डालूंगा, क्या डालूंगा? मास लेस पार्टिकल अगर मैं डालूंगा तो देखिएगा यहाँ पर, यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स को मैंने क्या बताया कि यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग दोनों उसी के अंदर है। तो यूनिवर्स की जगह मैंने सिस्टम प्लस सराउंडिंग लिख दिया, इस चीज को मैंने डेल्टा एस टोटल बोल दिया। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस यूनिवर्स में रिवर्सिबल प्रोसेस होता ही नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस की जो कंडीशन आपने पढ़ी है वो इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट स्टेप पढ़ी है। तो इस पिस्टन को अगर मैं नीचे लाना चाहूँ तो मैं 10 पार्टिकल के थ्रू ही लाना चाहूँ, तो ये पिस्टन कभी भी इनफाइनाइट टाइम इनफाइनाइट स्टेप तब लेगा जब मैं ये जो पार्टिकल डालूंगा ये मास लेस होंगे। अगर इनमें मास है तो 10,000 स्टेप, 1 लाख स्टेप,
20 करोड़ स्टेप, यानी कुछ ना कुछ 20 करोड़ स्टेप, यानी कि 20 करोड़ पार्टिकल डालने के बाद भी ये कम कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो फाइनाइट है, स्टेप भी फाइनाइट है। हाँ, अगर मास लेस डालूंगा, मास लेस पार्टिकल डालूंगा तो कभी नहीं आएगा। तो यानी कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस की जो कंडीशन है वो एक आइडियल है। यूनिवर्स में एक भी सिस्टम, एक भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, सारे के सारे इरिवर्सिबल है। क्योंकि जब मैं डस्ट पार्टिकल डालूंगा तो उनमें ही मास है, जब यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे तो नीचे ये आएगा ही आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी सिस्टम, मैंने क्या बताया, यूनिवर्स के अंदर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल एक आइडियल कंडीशन है, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम स्टेप एक आइडियल कंडीशंस होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, तो उसका डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होगा। यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग दोनों उसी के अंदर है, तो इसकी जगह ये आ गया। इसको हमने डेल्टा एस टोटल लिख दिया, इसको हमने डेल्टा एस इरिवर्सिबल लिख दिया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एस यूनिवर्स की जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया। अच्छा, यूनिवर्स जब एक्सपेंड हो रहा है तो क्या आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है? नहीं, वो अपने आप हो रहा है। यानी अपने आप होने का मतलब है स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एस टोटल पे भी स्पॉन्टेनियस आ गया। देखो, यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी कि डेल्टा एस टोटल, यानी कि डेल्टा एस इरिवर्सिबल। यानी कि अब यहां से एक बात हम लोग समझ गए कि जिस किसी का भी डेल्टा एस पूरे प्रोसेस का ग्रेटर देन 0 आएगा वो चीज स्पॉन्टेनियस होगी। बात क्लियर? तो यहां हमने क्या लिखा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो उसका डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा एस यूनिवर्स को मैं डेल्टा एस टोटल लिख सकता हूं, और डेल्टा एस यूनिवर्स को मैं डेल्टा एस टोटल लिख सकता हूं। टोटल मतलब हो गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेल्टा एस यूनिवर्स को मैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग लिख सकता हूं, और यही चीज डेल्टा एस टोटल होती है। तो फॉर यूनिवर्स डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। भाई ऐसी बात है, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, सिस्टम सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, इसका मतलब टोटल ग्रेटर देन 0। चारों एक ही बात है, यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, टोटल और इरिवर्सिबल। तो वही चारों चीज मैंने यहां पे लिखी है, ध्यान समझेंगे। तो डेल्टा एस यूनिवर्स को मैंने सिस्टम प्लस सराउंडिंग लिख दिया, उसी को मैं टोटल कह सकता हूं, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो ऑल प्रोसेस इन यूनिवर्स ऑलवेज इरिवर्सिबल नेचर, यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग और डेल्टा एस इरिवर्सिबल, यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, टोटल और इरिवर्सिबल, चारों एक ही बात है। तो मैंने बाकायदा लिखा इस जगह पर कि ऑल प्रोसेस इन यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल नेचर, उनमें फाइनाइट टाइम फाइनाइट स्टेप लगेगा। तो चार बातें ध्यान समझेंगे, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, या फिर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, या डेल्टा एस इरिवर्सिबल ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये एक आइडियल कंडीशन है। अगर किसी का डेल्टा एस 0 आया, तो यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम 0 आया, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का सम 0 आया, तो ऐसे में उस प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल कहूंगा। यानी कि मैं एक बात समराइज कर देता हूं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल तीनों होंगे। स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 होगा, रिवर्सिबल तभी होगा जब डेल्टा एस टोटल 0 होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। मान लीजिए किसी सिस्टम ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं किसी सिस्टम ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी। मान लीजिए किसी सिस्टम ने 20 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी। तो अगर 20 किलो जूल सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी तो सराउंडिंग ने रिलीज करी, और मान लीजिए सिस्टम ने 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज करी तो सराउंडिंग ने कितनी एब्जॉर्ब करी, 20। तो अगर सिस्टम 20 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग 20 किलो जूल रिलीज करेगा। यानी कि ध्यान समझना, क्यू सिस्टम बराबर माइनस क्यू सराउंडिंग होगा। क्यू सिस्टम मतलब डेल्टा एस सिस्टम, जो कि माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग होगा। अब मैं आपको डेल्टा एस की कैलकुलेशन करा देता हूं। डेल्टा एस की कैलकुलेशन का फॉर्मूला है डेल्टा एस बराबर क्यू बाई टी। तो डी क्यू स्मॉल चेंज है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, अब टी है कांस्टेंट, इफ टी इज कांस्टेंट तो टी मैं बाहर ले लूंगा, तो 1/t बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये क्यू बाई टी आ जाएगा। अब ध्यान समझिए, डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू सिस्टम बाय टी सिस्टम, क्यू सिस्टम बाय टी सिस्टम। और डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू सराउंडिंग बाय टी सराउंडिंग, ठीक है ना, क्यू सराउंडिंग बाय टी सराउंडिंग। और क्यू सराउंडिंग को मैं लिख सकता हूं माइनस क्यू सिस्टम, और टी सराउंडिंग ऐसी।
अच्छा, जितने भी फेज ट्रांजिशन होंगे, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर या सॉलिड से वेपर, ये सारे के सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे। यानी कि फेज ट्रांजिशन सॉलिड से लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड से वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि जितने भी फेज ट्रांजिशन होते हैं उन सब में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा एस फ्यूजन का जो फॉर्मूला होगा, डेल्टा एस फ्यूजन अपॉन में मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा एस वेपराइजेशन का फॉर्मूला होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एस वेपराइजेशन मतलब होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, एंट्रोपी जो है ना वो स्टेट फंक्शन है। तो जब वो स्टेट फंक्शन है, अगर आप ए से बी पर गए इरिवर्सिबली और या आप ए से बी पे गए रिवर्सिबली, तो अब जाहिर सी बात है अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी। तो यानी कि डेल्टा एस इरिवर्सिबल अगर कोई प्रोसेस है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, और डेल्टा एस रिवर्सिबल, ठीक है ना, वो सेम होगा। यानी कि अगर मैं ए से बी पे जाऊं, चाहे मैं रिवर्सिबली जाऊं चाहे मैं इरिवर्सिबली जाऊं, चाहे मैं कोई भी पाथ चुनूं, चाहे मैं ये पाथ चुनूं चाहे मैं ये पाथ चुनूं, ए से बी पर अगर मैं किसी भी पाथ से जा रहा हूं, तो अब ध्यान समझेंगे एंट्रोपी मेरा स्टेट फंक्शन है। अगर ए से बी में रिवर्सिबली जाऊं या इरिवर्सिबली जाऊं, तो डेल्टा एस रिवर्सिबल बराबर डेल्टा एस इरिवर्सिबल होगा। ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी चेंज का एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक फॉर्मूले की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम, तो डीएस का फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। डी यू बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो अब डी डब्ल्यू खोल दो, वर्क है माइनस पी डी वी हो गया। तो यानी कि अब डी क्यू को रहने दो, पी डी वी इधर ले आओ, तो यहां लिख लो चाहे डेल्टा यू डी यू। तो आप समझ गए होंगे डी हमारा एंट्रोपी फॉर्मूला डी एस बराबर में डी क्यू बाई डी टी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को खोल दो, तो अब डी क्यू क्या आ गया, इसको इधर ले आओ, तो डी क्यू आ गया डी यू प्लस पी डी वी। अब इसको कुछ नहीं करना है, इस डी क्यू को ना आप यहां फेंक दो। जैसे आप यहां फेंकेंगे तो आपका रिलेशन याद आएगा। अब P यहां पर है, तो मेरा फॉर आइडियल गैस पीवी को उसमें एनआरटी होता है, तो P मेरा एनआरटी बाई वी हो गया। तो P को आप यहां फेंक दें, जैसे आप P को यहां फेंक देंगे उसके बाद मेरा क्या जाएगा, तो डीएस मेरा P की जगह क्या आ गया भैया, एनआरटी बाई वी यहां पर आपने फेंका, तो मेरा डीएस आ गया डी यू बाई टी टी, और P की जगह लिख दिया एनआरटी डीवी, एनआरटी बाई वी डीवी बाई टी। तो T से T गया, T से T गया, तो ये मेरा डीएस आ गया डी यू बाई टी और एनआर वी इंटू में डीवी। तो डी यू मैंने खोल दिया एनसीवीडीटी, ठीक है ना, एनसीवीडीटी अभी क्वेश्चन भी करेंगे, और एनआर बाई वी डीवी ऐसे देने दिया। इनका इंटीग्रेशन करा, जैसे मैंने इंटीग्रेशन करा तो मेरा एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपके सामने ये वाला। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अभी मेरे पास समय कम है, मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जो इसी का पार्ट 2 होगा। बच्चों एक बार पॉज करके आप इन्हें ट्राई कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 45 से। 45 में क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। कंसीडर एंट्रोपी एज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस एज। देखिए, मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस के लिए दो चीजें मेन थी, या तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, या फिर मैंने बताया था कि डेल्टा एस टोटल हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। डेल्टा एस टोटल अगर आपको याद हो ग्रेटर देन 0, मैंने भी बताया था कि हमें एक बात पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है और ये अपने आप हो रहा है। तो यानी कि हमने ये सीधी बात बोलती कि अगर किसी चीज को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसका डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये आया था हमारा डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0। यूनिवर्स को ही मैंने टोटल लिख दिया था, टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और इसी चीज को मैंने इरिवर्सिबल समझा दिया था। बात क्लियर। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 नहीं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। तो यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट बी इज राइट है। अच्छा, इसी पर बेस एक क्वेश्चन और है, ये रहा 40, इसे भी देखेंगे। According to second law of thermodynamics, the process is a spontaneous if during the process अच्छा, प्रोसेस को उसने क्या कह दिया, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस के लिए ध्यान देखेंगे, डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन 0 नहीं है, तो इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 नहीं, डेल्टा एस से नहीं निकाल सकते। डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू में 0 नहीं है, तो रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है कि स्पॉन्टेनिटी के लिए इन चारों में से कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है और ये भी लिख सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी के साथ साथ 44 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, इन चारों में से डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 किसकी होगी। तो आपको अच्छे से पता है एंट्रोपी बढ़ेगी कैसे, आप ध्यान से देखेंगे। अगर मैं एक बात देखूं, कैल्शियम कार्बोनेट CO2, तो पहले गैस देखिए, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंपोनेंट बढ़ रहे होंगे वहां पर चेंज इन एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यहां मैं देख रहा हूं कि रिएक्टेंट साइड गैसेस मॉलिक्यूल है 1, प्रोडक्ट साइड 0, तो हमारी जो डेल्टा एस है वो घट रही है,
बात क्लियर, नेगेटिव में जा रही है, तो यानी कि नेगेटिव मतलब क्या है, एंट्रोपी मेरी घट रही है। अच्छा, NaCl एक्वस, एक्वस मतलब समझ गए आप, और उससे वो सॉलिड हो रहा है, तो यहां पर भी एंट्रोपी घट रही है। अच्छा, इधर में देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंपोनेंट 4 है और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंपोनेंट 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंपोनेंट घटने का मतलब है एंट्रोपी फिर से घट रही है। NaNO3 सॉलिड से एक मॉलिक्यूल 2 एक्वस में चले गए, तो इस जगह पर एंट्रोपी बढ़ रही है, और मुझसे उसने पूछा था डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या है कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद 43 पर आ जाते हैं, 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस, तो 43 पर जो गिवन है, तो मुझे n बराबर 1 दे दिया, और आइसोथर्मली टू 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम द चेंज इन एंट्रोपी इज, तो चेंज इन एंट्रोपी का मेरा फॉर्मूला है डेल्टा एच बराबर मेरा क्यू बाई टी है, तो क्यू को मैं डेल्टा एस इक्वल टू मेरा क्यू बाई टी है। अच्छा जी, क्यू बाई टी है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए डेल्टा एस मेरा क्यू बाई टी हो गया, यानी कि डेल्टा एच बाई टी हो गया, क्योंकि बात वो कर रहा है इस जगह पर किसकी कर रहा है, 1 मोल ऑफ परफेक्टली गैस एक्सपेंड, ठीक है। तो डेल्टा एच को खोल दो, डेल्टा एच मेरा आ जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, यानी कि अच्छा बाय टी तो रखो भाई, तो बाय टी भी रहने दो, तो डेल्टा यू को ऐसे रहने दो, प्लस पी डेल्टा वी को लिख सकता हूं माइनस पी डेल्टा वी अपॉन में क्या आ गया टी। इसी के साथ साथ मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा एस बराबर, तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू आ गया, ठीक है जी। इसे मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस वर्क डन बाय टी। अच्छा, क्योंकि प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है, क्योंकि प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है और फेज ट्रांजिशन के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है, फेज ट्रांजिशन के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो मेरा डेल्टा यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो डेल्टा एस मेरा क्या गया माइनस डब्ल्यू बाई टी। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पर 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एक्सपेंड टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द चेंज इन एंट्रोपी इज, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस ऐसे रहने दो, तो माइनस 2.303 nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल अपॉन में T, तो T से T गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2.303 nR, ठीक है ना, log V फाइनल बाय V इनिशियल। अच्छा, n जो है मेरा वो 1 हो गया। अच्छा जी, V फाइनल मेरा कितना दे रखा है, V फाइनल मेरा दे रखा है 10 टाइम्स, 10 टाइम्स का मतलब V फाइनल मेरा 10 टाइम्स हो गया, तो V फाइनल जो है यानी कि वो कह रहा है वॉल्यूम जो है 10 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि अगर मैं V इनिशियल को V मानूं तो V फाइनल मेरा 10V होगा, तो V से V गया, तो log 10 मेरा 1 हो जाएगा, तो 2.303 n की वैल्यू 1 इंटू में R और log 10 मेरा 1 आ गया, यानी कि मेरा आंसर आ गया 2.303 R। तो यानी कि इस जगह पर जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा C आएगा। बात क्लियर यहाँ तक, तो C मैंने आपको करा दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद ये क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं, रब कर दो, हमें जगह तो चाहिए ही भाई। तो इसके बाद आप आगे देखेंगे, अब जरा आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद आ जाता है 42 इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। देखिए, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि डेल्टा एस टोटल जो होगा वो 0 होना चाहिए, और डेल्टा एस टोटल क्या आप जानते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 42 था, तो 42 में उसने मुझसे बात की है यहाँ पर फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग यहाँ पर क्या होगा बोलो, इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आंसर यहाँ पे डी जाएगा। बात क्लियर। अब बात करेंगे 41 की, चलिए आप ट्राई कीजिए पहले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे नहीं होने वाला है, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, मैं गारंटीड कहता हूं आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब 42 के बाद मैं आपको बता देता हूं 41 में क्या करना है। देखिए 41 में बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं देखा होगा। चलिए मैं यहां से एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए एंट्रोपी की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या आ गया कि एंट्रोपी की जरूरत पड़ी। वो तो ठीक है कि हम लोगों ने एक फैक्टर बता दिया कि टोटल डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें पता लग जाएगा कि स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसके अलावा कोई सेकंड फैक्टर, देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि इस जगह पर एक क्लोज कंटेनर है, यहां पर ये लिक्विड है वाटर, और ये वाटर की मॉलिक्यूल, और इस कंटेनर में गैस भी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि यहां लिक्विड से गैस बन रहा है या गैस से लिक्विड। अब डेल्टा एच से नहीं बता पाएंगे,
आप डेल्टा एक्स से नहीं बता पाएंगे। यानी मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए इस कंटेनर में बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है या फिर कंडेंसेशन हो रहा है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब बताइए आप लिक्विड से गैस बन रहा है या फिर गैस से लिक्विड बन रहा है। अब देखिए टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो टेम्परेचर यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड से गैस ही बनता है और गैस से लिक्विड ही बनता है। तो यहां पर क्या है, एक प्रॉब्लम और आ गई कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट देखूं तो उन सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर फोकस करूं तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि भाई मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड गैस दोनों है, और जैसे मान ली मुझे किसी ने एक कंटेनर दिया और उसने कहा इसमें लिक्विड गैस दोनों है और 100 डिग्री सेल्सियस पर है ये। अब तुम ये बताओ कृष्णात्री जी कि ये बताओ कि यहां पर ये बॉइल हो रहा है या कंडेंसेशन हो रहा है। अब बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। अगर मैं उसको बोलूं कि बॉइलिंग पॉइंट बॉइल हो रहा है तो कहेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस तो गैस से लिक्विड भी बन सकती है। और अगर मैं कहूं नहीं नहीं भाई साहब यहां तो कंडेंसेशन हो रहा है तो कहेगा 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड गैस में भी जा सकता है। तो देखिए यहां पर हम लोग टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में नहीं बता पाएंगे कि ये बॉयल हो रहा है या फिर कंडेंसेशन हो रहा है। तो ऐसे में हमें जरूरत पड़ेगी एंट्रोपी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एंट्रोपी की। अब मुझे ये पता करना है कि भाई ये लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा है या गैस से लिक्विड की तरफ, क्योंकि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पता नहीं कर सकते। तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। मैं देखूंगा कि अगर इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है यानी कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर अ सिस्टम, तो एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है जरूर लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा है, यानी कि फिर मैं कहूंगा ये बॉयल हो रहा है। और अगर इसकी एंट्रोपी घट रही है यानी कि डेल्टा एस लेस देन 0, तो यानी कि घटने का मतलब है कि जरूर ये गैस से लिक्विड की तरफ जा रहा है, यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है। तो एंट्रोपी जो है, जैसे हम बॉयल कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन बताने में बड़ी मददगार साबित हुई। तो इसका एक यूज मैंने आपको और बताया, आप समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बात क्लियर? अब यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने है इस जगह पर 40 में बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है if for the given substance melting point is TB and freezing point is TA, then correct variation of the entropy is by the graph between the entropy change and temperature is। तो इसको कैसे करेंगे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी इसको। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको यहां समझा देता हूं कि कर क्या रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब की बार जो हमें क्वेश्चन दिया है वो हमें दिया है H2O सॉलिड से H2O गैस की तरफ, और मुझे बताना है, ये जाहिर सी बात है, सॉलिड से लिक्विड कह लो, सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस कह लो, या लिक्विड से सॉलिड कह लो, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कह लो। तो यहां पर क्या है कि दोनों की दोनों चीजें 0 डिग्री सेल्सियस पर है। यानी अगर मैं इनका ग्राफ बनाता हूं 41 के अंदर, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो डेल्टा एस और टी के बीच ग्राफ है, तो डेल्टा एस और टी के बीच ग्राफ है। तो अगर मैं इस जगह पर हूं, सपोज कीजिए, तो अगर मैं इस जगह पर हूं तो आपको मैं एक बात बता दूं, इस ग्राफ के अंदर मान लीजिए मैंने यहां 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ऐसे, ये छोड़ो, ये 2 पॉइंट ले लिए। तो अब कहानी क्या है, मैं एक बात बता देता हूं कि अगर सॉलिड से लिक्विड चल रहा हो यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा हो, या लिक्विड से सॉलिड आ रहा हो, लिक्विड से सॉलिड आ रहा हो, फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा हो, या सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग की तरफ आ रहा हो, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, यानी कि ये मैंने 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया। अब मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर हूं, तो अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। मान लो मैं इस जगह पे हूं तो सॉलिड से मैं लिक्विड हो गया तो एंट्रोपी बढ़ी, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब मैं यहां पहुंच गया, और एंट्रोपी सॉलिड से लिक्विड मतलब बोलो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा ये मेल्टिंग पॉइंट होगा। और अगर मैं लिक्विड से गैस आऊंगा तो एंट्रोपी घटेगी, तो मैं नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब ये लिक्विड से गैस हो गया, लिक्विड से गैस का मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो मुझसे एक चीज बोली गई है यहां पर, ध्यान समझना, ये है फ्रीजिंग पॉइंट और ये है मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट हुआ, अगर सॉलिड से लिक्विड हुआ, तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी ज्यादा आएगी, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो एंट्रोपी ज्यादा आएगी। और अगर लिक्विड से गैस हुआ तो यानी कि लिक्विड से गैस हो तो एंट्रोपी घटेगी, यानी कि नीचे वाला कॉलम, और दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मुझे कह रहा है इधर मेल्टिंग पॉइंट इज टीबी, तो ये वाला जो पॉइंट होना चाहिए ये वाला टीबी होना चाहिए, और फ्रीजिंग पॉइंट इज टीए, तो ये वाला जो पॉइंट होना चाहिए ये टीए होना चाहिए। इसको बड़ा भी कर लो, इसको छोटा है बड़ा भी कर लो। तो यानी कि कहानी क्या है इस जगह पे, आप ध्यान समझेंगे,
इसके अंदर मैं देखूं तो ये वाला ऑप्शन सही है। रीजन क्या है कि अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए सेम आएंगे, तो सेम आएंगे तो जैसी बात है, मैंने यहाँ पर सेम आएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं है, या नहीं है, या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, क्योंकि अगर सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी तो यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट वाला कर्व होगा वो ऊपर होगा, और जब लिक्विड से सॉलिड की तरफ आएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला कर्व जो होगा वो नीचे होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं ये नीट में आपको मिले, मेरी मन से बिल्कुल इच्छा है आपको, बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे से नहीं कर पाएंगे, तो आप देखिएगा जरा इसको, है ना, और मेरी दुआएं आपके साथ है कि आपका ये हो जाए। अच्छा, इसके बाद 40 मैंने करा दिया है, 39 पर आएंगे। 39 में कह रहा है बड़ा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा है फॉर अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई साहब, 25 मतलब 298 केल्विन, डायरेक्ट रख दीजिए इसको 298। दैट इज द 39 क्वेश्चन। अब कह रहा है द फ्यूजन प्रोसेस रिक्वायर्ड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 2906 जूल। अरे वाह, डेल्टा एच भी मुझे दे दिया 2906, बहुत ही गजब काम कर दिया। ध्यान से क्वेश्चन को, तो मैंने आपको बता दिया T 298 केल्विन है, डेल्टा एच कितना है 2906। बात क्लियर? तो अब आप ध्यान समझेंगे, डेल्टा एच मेरा कितना आ गया 2906 आ गया, और टी मेरा 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब एक बार आप ट्राई कीजिए, मुझे लगता है बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब बताइए डेल्टा एस का क्या फॉर्मूला होगा, बताइए। डेल्टा एस का फॉर्मूला होगा डेल्टा एच बाई टी, यानी कि 2906 डिवाइड बाई 298, डिवाइड करने पे 9.75, तो आंसर इज ए। वेरी इजी, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद 38 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं बता रहा हूं आपसे होने वाला नहीं है, 38 तो नहीं होगा। 38 इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको देख के तो आपको वैसे ही डर जाना है, तो ये नहीं होने वाला है। देखिए अब इसको करते हैं, कह रहे डेल्टा एच फॉर सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन फॉर प्रोटीन ए। तो चलिए प्रोटीन ए की अगर हम बात करेंगे, प्रोटीन ए, तो प्रोटीन ए का डेल्टा एस निकाल देते हैं। तो प्रोटीन ए का डेल्टा एस में कह रहा है कि प्रोटीन ए के लिए, चलो यहां देखिए, प्रोटीन ए 2 कॉलम बना लीजिए, इस जगह पे मैं कर देता हूं प्रोटीन बी। तो प्रोटीन ए प्रोटीन बी मैंने ले लिया। तो प्रोटीन ए में मुझसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। प्रोटीन ए में मुझसे कह रहा है डेल्टा एच दे दिया मुझे, प्रोटीन ए का डेल्टा एच दे दिया मुझे 2.73, और प्रोटीन बी का मुझे डेल्टा एच दे दिया है 3। अच्छा, कैल में आंसर, कोई बात नहीं, हम लोग कैल में ही चलेंगे, कैल पर मोल, ठीक है जी। उसके बाद मुझे प्रोटीन ए का टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका दे दिया 30। तो इसका टेम्परेचर दे दिया 273 केल्विन, और इसका टेम्परेचर दे दिया, पर मोल तो लिख ले भाई, पर मोल, कोई बात नहीं, बच्चे लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आ गया है वो कितना आ गया है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 303 केल्विन। अब मुझे इनके डेल्टा एस ए में रिलेशन पूछा है, तो डेल्टा एस ए जो होगा वो डेल्टा एच बाई टी होगा, यानी कि 2.73 बाय 273 होगा। इसको सोल्व कर देंगे 0.01 आ जाएगा। इसका भी निकाल दो, डेल्टा एस बी अगर मैं निकालूंगा तो 3/303 होगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डेल्टा एच बाई टी। इसे मैं सोल्व करूंगा 0.00099 होगा। तो ये 0.01 है, तो ये 0.020 गलत लगा दी, 0.099 होगा। तो अब यहां से मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि इसका डेल्टा एस ए ये आया, इसका डेल्टा एस बी ये आया, तो डेल्टा एस ए बड़ा होगा डेल्टा एस बी से, यानी कि बड़ा इजी क्वेश्चन था और आप डर गए, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, एक तो उल्टा कर ले। अच्छा, ये डेल्टा एस ए बड़ा है डेल्टा एस बी से, यानी कि सी आंसर होगा। तो सी द राइट आंसर। आपको समझ आ गया होगा, वेरी इजी, इतना टफ नहीं है। तो उम्मीद है कि क्लियर होगा कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, आगे मिलेंगे।